नमस्कार मित्रों, आज हम राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 का जो पाठ्यक्रम है उसके ऊपर थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। इसके अंदर कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 ही नंबर के होते हैं और इसके अंदर 30 नंबर की भाषा फर्स्ट होती है, 30 नंबर की भाषा सेकंड होती है और 30 नंबर की होती है मनोविज्ञान और 60 नंबर का होता है सब्जेक्ट। यानी 30 के ये तीनों हो गए, 90 नंबर इसके हो गए और प्लस में ये 60 बराबर 150 नंबर हो गए आपके। 150 नंबर का पेपर होता है और जो 150 नंबर है ये आपके 150 नंबर है ये बराबर किसके हैं 90% के। बराबर किसके हैं 90% के। 90% है वो है 150 बराबर है 90% के। और बाकी के जो आपके 10% बचते हैं वो आपके जो बीए के नंबर होंगे उससे लिए जाएंगे। जैसे आपके बीए में 50% है तो आपके 5 नंबर जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो जितने आपके 80% है तो 8 नंबर जोड़ दिए जाए। जितने आपके बीए के नंबर है उस बीए के नंबर कितना परसेंट माने होंगे 10%। और जो आपका 150 नंबर का पेपर होगा इसका वेटेज कितना है 90%, अर्थात 90:10 में इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। एक बात। दूसरी बात है कि भाई मैंने तो बीए कर रखी है लेकिन बीए में मेरे मान लो कि हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं है और मैंने बीए के बाद में हिंदी या इंग्लिश की है तो क्या मैं पात्र होऊंगा? बिल्कुल। आपने अगर बीए के बाद में हिंदी या इंग्लिश की है तो आप हिंदी या इंग्लिश से पात्र हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों में भाषा फर्स्ट या सेकंड दोनों में से चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो वही भाषा लेनी पड़ेगी जिस भाषा से आपने एडिशनल डिग्री की है, तो आप उस भाषा में मेरिट में मतलब सिलेक्शन होगा आपका। दूसरी बात ये है कि अगर मैंने बाद में एडिशनल बीए की है किसी भाषा से, इंग्लिश हिंदी संस्कृत पंजाबी उर्दू किसी से भी, तो क्या मेरा बीए के नंबर उसके जुड़ेंगे? बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे आपके नंबर इसके अंदर। 90:10 के वेटेज के अंदर आपका बीए के अंदर जितने परसेंट है उतने ही नंबर आपको मिलेंगे, चाहे आपने एडिशनल में 80% लिए हैं चाहे 40% लिए, वो कोई मायना नहीं रखता। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी योग्यता है और आप उसके लिए अवेलेबल हो जाओगे, इतना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप फर्स्ट या सेकंड कोई सी भी लैंग्वेज ले सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहला जो है मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के अंदर 5 इकाई है टोटल, 5 इकाई में से 30 प्रश्न आने, 30 ही नंबर के। ये आप सिलेबस तो आप पढ़ ही सकते हो, ऐसे सब ने पढ़ लिया होगा और आरबीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है रीट की और सब यूट्यूब पर है, हर जगह आपको सब सिलेबस मिल जाएगा, आपने पढ़ लिया होगा। मोटा मोटी बात यह है कि ये जो सिलेबस है इसमें से पढ़ना कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जितनी मेरे को जानकारी है और जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पर बता देता हूँ। मैंने भी जो भी इसकी जानकारी ली है। जो मनोविज्ञान के है, अभी तक रीट 4 बार राजस्थान में आयोजित हुई है, 2011 में, 12 में, 15 में और 2017 में, ठीक है। अब तक जो इसमें प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 80% से ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं मनोविज्ञान नहीं, पूरी की पूरी रीट के अंदर, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें या एनसीईआरटी की किताबें, उसके अंदर चाहे मनोविज्ञान हो चाहे हिंदी हो, 2 और एसएसटी, इस 3 की तो मैं बात कर सकता हूँ और मैंने देखा नहीं है तो मैं मेरे बिना देखे नहीं बता सकता कि कहाँ से क्या पूछा गया, ठीक है। तो मनोविज्ञान के लिए आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 11वीं और 12वीं की 2 किताबें आती है, उसको आप अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा। बाकी जो पुराने पेपर हैं वो तो देख लो, चाहे कोई भी भर्ती हो पुराने पेपर तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि पुराने पेपरों से आपको एक तो पैटर्न पता चलेगा, प्लस में ये पता चलेगा कि सवाल कैसे कैसे बनाए जाते हैं। अगर किसी भी टॉपिक के अंदर ये ऐसे चीज़ें दी हुई हैं विस्तार से तो उसमें से किस प्रकार क्वेश्चन बनाया जाता है, उसको कितना घुमाया जाता है, कितना डीपली जाते हैं टॉपिक में, कहाँ से प्रश्न पूछते हैं, वो सब आपको जानकारी मिलेगी। और प्लस में क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं, ठीक है। तो मनोविज्ञान के लिए आपको 11वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़नी है। दूसरी बात, किताबें कहाँ से मिलेगी? किताबें राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट आरबीएससी की है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। दुकानों से मिल सकती है, ओरिजिनल नहीं मिलती है तो आप पीडीएफ ले सकते हो। अगर वहाँ से नहीं मिलते हैं तो आप मेरे को
नंबर या टेलीग्राम व्हाट्सएप पे आप कहीं से भी मेरे संपर्क कर लेना, मैं आपको उसकी PDF अवेलेबल करवा दूंगा 11वीं 12वीं के मनोविज्ञान। ठीक है, अब अपन दूसरी भाषा ये इंग्लिश है, देख लेना जिसकी भी इंग्लिश है सबके लिए यही प्रोसेस है। अपन बात कर रहे हैं थोड़ी विशेष तौर से गुजराती की, तो ये है गुजराती फर्स्ट भाषा। अब इसमें आप ये भी है कि मैं भाषा फर्स्ट लूँ कि सेकंड लूँ, कोई सी भी भाषा लो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो, नंबर आपके ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। आपको जो भाषा फर्स्ट में अच्छी लगती है या इजी लगती है, ज़्यादा आता है पैटेज उसका, आपको फर्स्ट ले लो। मेरे को ये सेकंड में ये मेरे को अच्छी आती है तो वो आप सेकंड ले लो। जैसे आपको हिंदी का सेकंड, हिंदी का जो सेकंड है उसके अंदर सिलेबस आपको अच्छा ठीक ठाक याद है, और गुजराती है उसके अंदर जो भाषा फर्स्ट है उसका सिलेबस आपको अच्छा है, तो आप गुजराती फर्स्ट और हिंदी सेकंड रख सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि हिंदी फर्स्ट है वो मेरे को अच्छी है और हिंदी सेकंड में गुजराती का सिलेबस ठीक है मैं इसको कवर कर लूँगा, तो आप फर्स्ट हिंदी और सेकंड गुजराती रख सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। दूसरी बात है, देख लो आप इसका सिलेबस देख लेते हैं। गुजराती के अंदर भी वही सेम प्रोसेस है, 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 30 ही नंबर के होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप ध्यान रख लेना। देखो, एक पठित गद्यांश અને एक पद्यांश જેમાં बोधगम्यता मतलब कि अपना जो अवबोध यानी अपनी सोच अपनी बुद्धि के प्रमाण से अपन जो उसका अर्थ निकालते हैं ना, वो होता है बोध। ठीक है, निष्कर्ष, व्याकरण અને मौखिक योग्यता संबंधी प्रश्न, व्याकरण के भी होंगे, बोधगम्यता के होंगे, निष्कर्ष के होंगे, और इसके अंदर प्रश्न क्या पूछे जाएंगे, पद्यांश में भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य અને जीवन दृष्टि आधारित प्रश्नों, यानी कि अपनी सूझ के ऊपर सारे के सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि अपन किसी भी चीज़ को किस व्यू से देखते हैं, अपना जो किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण इसमें अपने को अप्लाई करना है। तो हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि 11वीं 12वीं में 9वीं 10वीं में पढ़ते आए हैं, चाहे आपका सब्जेक्ट रहा हो या नहीं रहा हो। अनिवार्य हिंदी तो सबने पढ़ी होगी, तो अनिवार्य हिंदी में ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, उसको अलग, वहाँ पर नाम अलग था, यहाँ पर नाम अलग है, और ये चीज़ें आप हिंदी के अंदर पढ़ोगे तो भी सेम टू सेम है, उसमें कोई परिवर्तन किसी प्रकार का नहीं है। आप हिंदी में पढ़ के गुजराती में अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक ही बात है, आपको गुजराती की लिपि पढ़नी आनी चाहिए और उस भाषा में उसको क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए। दूसरी बात, पर्यायवाची, विरोधाभासी, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, समास, लिंग, वचन, काल, छंद और अलंकार, ये भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि आधारित और ये छंद और अलंकार, ये सेकंड लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेज है सब लैंग्वेजों के अंदर जोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजराती में जोड़ा है, हिंदी में भी जोड़ दिया, इंग्लिश में भी जोड़ दिया, संस्कृत में भी जोड़ दिया, उर्दू में भी जोड़ दिया, पंजाबी में भी जोड़ दिया, सब में जोड़ दिया। तो ऐसे मत घबराना कि हमारे जोड़ा है, सबके लिए जोड़ दिया गया, सबको समान रखा है। ठीक है, तो ये व्याकरण का पार्ट है, इसके आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके अंदर विरोधाभासी चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत गुजरात की गाइडें हैं उसमें गलत बहुत चीज़ें दे रखी हैं, तो वहाँ की जो टेक्स्ट बुक है उसका अगर टेक्स्ट बुक अपन देखें, जैसे संज्ञा की बात करें तो संज्ञा वहाँ की जो गाइडें हैं, मान लो कि बाजारू किताबें हैं उसके अंदर संज्ञा के प्रकार 5 बता रखे हैं, टेक्स्ट बुक है गुजरात की उसमें 6 बता रखे हैं, वीडियो अपन देखते हैं तो उन वीडियो में 5 पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है गुजरात के अच्छे अच्छे, तो वो 5 ही पढ़ाते हैं, और बाकी 6 है किताबों के अंदर 6, तो हमारे को 6 ही मानना पड़ेगा। ठीक है, और आगे इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारे को कितना मानना चाहिए कितना नहीं मानना चाहिए। वैसे 5 और 6 दोनों विरोधाभासी होंगे, तो इस प्रकार की चीज़ें पेपर में नहीं पूछी जाएगी। 5 होगा तो 6 ऑप्शन में नहीं होगा, और 6 होगा तो 5 ऑप्शन में नहीं होगा। और बाई चांस ऐसा होता है तो जो राजस्थान के प्रमाण होंगे वो पहले माने जाएंगे, गुजरात के बाद में माने जाएंगे, ये आप ध्यान रख लेना। वाक्य रचना, वाक्यों प्रकार, रूढ़ि प्रयोग અને કહેવતો, तो ये रूढ़ि प्रयोग और कहेवतों, मुहावरा और लोकोक्ति है। बाकी तो सब आप समझ आते होंगे आपको कि ये वाक्य का प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं। पर्यायवाची शब्द है तो पर्यायवाची हिंदी गुजराती में कहीं पर भी जो पर्यायवाची तो पर्यायवाची ही रहेंगे, मतलब व्याकरण में कोई विशेष फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत तो फर्क है, लैंग्वेज है, लिपि है तो होगा। शब्द ज्ञान है तत्सम तद्भव देश सो गुजराती, और ये शब्द ज्ञान में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें याद करने वाली चीज़ें पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, और बाकी तो कोई इतनी खास याद करने वाली नहीं है। समास है, ये तो सारी समझने वाली चीज़ें, लिंग, वचन, काल, कारक, छंद, अलंकार, इसको जरूर थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। बाद में चलते हैं शिक्षण विद्या और गुजराती भाषा की शिक्षण की पद्धति। गुजराती भाषाની શિક્ષણ પદ્ધતિના સિદ્ધાંત, બાળકમાં ગુજરાતી ભાષાનો વિકાસ,
दूसरी इकाई है गुजराती भाषाना कौशलो श्रवण कथन वाचन અને લેખન। गुजराती भाषा शिक्षण शैक्षिक साधन सामग्री पाठ्यपुस्तक गुजराती भाषा शिक्षकनी सज्जता गुजराती भाषामां वपराता विरामचिह्नो प्रकार અને महत्व वाक्यना अर्थने आधारे तेना उपयोग गुजराती भाषा शिक्षणमां मूल्यांकन लेखित અને मौखिक कसोटी माटेना प्रश्नोना प्रकार सतत मूल्यांकन उपचार कार्य અને तेमां मददरूप साधनों। यह देख लो गुजराती भाषा में शिक्षक की क्या उपयोगिता है। शिक्षक को पढ़ाने के लिए साथ में जो सामग्री कौन सी उपयोग में लेती है, तो गुजराती पढ़ाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि अलग सामग्री लगेगी। जो राजस्थान में लगेगी, हिंदी में लगेगी, इंग्लिश में लगेगी, वो गुजराती में भी लगेगी। और किस प्रकार बच्चों को गुजराती, जिस प्रकार हिंदी सिखाई जाएगी उस प्रकार गुजराती सिखाई जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि गुजराती के लिए कोई अलग से टीचर आएगा और गुजराती के लिए अलग से चीज़ें आती हैं। वहाँ पर अगर डस्टर और हार्ड बोर्ड का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर भी डस्टर और हार्ड बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगर वहाँ पर लिंग्वा फोन है तो यहाँ पर भी लिंग्वा फोन है लैंग्वेज उच्चारण के लिए। तो जो भी चीज़ें हैं वो सेम टू सेम है, सिर्फ लिपि का फ़र्क है। थोड़ा बहुत 19-21 का फ़र्क है, भाषा है, क्षेत्र है, उसका प्रभाव रहेगा उसके ऊपर। तो वो आप हिंदी अगर अच्छे से शिक्षण विधियों के साथ इसकी हिंदी व्याकरण अच्छे कर लोगे और गुजराती का थोड़ा बहुत पुराने पेपर आप देख लोगे ना, जितने भी हुए हैं रीड के, वो पेपर अच्छे से कंठस्थ कर लो और हिंदी और शिक्षण विधियाँ पढ़ लो। मेरे को नहीं लगता है कि लगभग 27-28 क्वेश्चन आपके गुजराती में आराम से सही हो जाएंगे। और आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे तो 30 में से 30 होंगे। गुजराती और लैंग्वेज ऐसी है जिसके अंदर सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, हो सकते हैं आप थोड़ी सी प्रयास करते। अब अपन चलते हैं कि गुजराती द्वितीय भाषा के ऊपर। ये है अपनी गुजराती द्वितीय भाषा। तो इसके अंदर फर्स्ट इकाई दोनों में एक ही है, एक अपठित गद्यांश न पद्यांश जेमा बोधगम्य था। यहाँ पर भी पद्यांश है, वहाँ पर भी पद्यांश था। निष्कर्ष व्याकरण मौखिक पद्यांश में भाव सौंदर्य विचार सौंदर्य नाच सौंदर्य शिल्प सौंदर्य और जीवन दृष्टि आधारित प्रश्नों। ठीक है, सेम टू सेम इकाई है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। दूसरी है व्याकरण, तो इसमें प्रायवाची और विलोम शब्द हटा दिए है, बाकी वो जैसा का वैसा ही है। देख लो आप, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रिया विशेषण लिंग वचन काल निपात संयोजक संधि समास छंद अलंकार, ये सारे टॉपिक ऊपर भी थे, यहाँ पर भी। वाक्य रचना वाक्यों का प्रकार कारक चिन्ह और व्यवहार, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है, कारक चिन्ह और व्यवहार। तो वहाँ पर प्रायवाची और विलोम है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द है, तो यहाँ पर ये तत्सम तद्भव और देशत। मेरे को लगता है कि इसमें थोड़ा सा याद करने का टॉपिक व्याकरण में कम है, तो द्वितीय भाषा गुजराती सही रहेगी। और वैसे अभी करेक्शन भी चल रहा है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 23 तारीख है, तो आप करेक्शन करवा सकते हो। फर्स्ट सेकंड लैंग्वेज जो भी आपको अच्छी लगे या किसी प्रकार के आपके मिस्टेक है तो आप में फार्म में चेंजिंग हो सकती है, बाद में नहीं होगी, एक बार चेक कर लेना। और ये जो दूसरी इकाइयाँ हैं गुजराती भाषा शिक्षण की पद्धति, गुजराती भाषा ने शिक्षण के सिद्धांत, बालक में गुजराती भाषा ने विकास। किसी भी भाषा हो बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, अपने पढ़ना ये है। गुजराती यहाँ शब्द आप हटा दो कि बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, चाहे वो भाषा कोई सी भी हो। बालक को भाषा सिखानी कैसे है, उसकी पद्धति क्या है, भाषा कोई सी भी हो, पद्धतियाँ सारी एक रहेगी। ये गुजराती शब्द इसलिए दिया है कि गुजराती लैंग्वेज है। अगर आपको हिंदी के अंदर देखोगे तो वहाँ पर ये हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ लिखेगा मिलेगा। पंजाबी होगी तो पंजाबी लिखा हो, बाकी चीज़ें सेम ही है। इंग्लिश लिखा होगा तो वहाँ पर इंग्लिश होगा। ठीक है, गुजराती भाषाना कौशलों અને તેના विकास श्रवण कथन वाचन અને लेखन, ये सब जगह यही है, भाषा के कौशल है। किसी भी भाषा में पढ़ोगे उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, चाहे भाषा कोई सी भी हो, चीज़ें एक ही है, सिर्फ लिपि का फ़र्क है। गुजराती भाषा शिक्षण शैक्षिक सामग्री और पाठ्यपुस्तक, गुजराती भाषा शिक्षकनी सज्जता, गुजराती भाषा सीखवा विधिवत आदान प्रदान, मौखिक અને लेखिक। मौखिक और लेखिक ये इनकी टेक्स्ट बुक हैं, उनके अंदर भी दी हुई चीज़ें। ठीक है, जो इनके किताबें चलती हैं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आपको लगभग मिल जाएगी। गुजराती भाषा शिक्षण में मूल्यांकन लिखित અને मौखिक कसोटी, कसोटी मतलब टेस्ट या परीक्षण जो भी अपन कहते हैं वो है। लिखित અને मौखिक कसोटी माटेना प्रश्नोना प्रकार, सतत मूल्यांकन, लेखन शैली, गुजराती भाषाना शब्दों उच्चारण, आरोह अवरोह साथे कथन। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बुकों पढ़ोगे तो बुकों से हो जाएगी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बुकों के अंदर सब ये दिया हुआ है और जो क्लास की किताबें हैं। बाकी आपको इसमें कुछ विशेष पढ़ने की है नहीं। और अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे पास शिक्षण विधियों की किताब नहीं है, नहीं ये कौशल कहाँ से पढ़ूंगा, थोड़ा अगर आप अपने आप को कमज़ोर मत समझना। आप ये समझता कि जितना मेरे को आता है ना उतना किसी को नहीं आता। ठीक है, और हकीकत में अगर आपके जितना दूसरे को नहीं आएगा तब ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप सोच भी यही लोगे कि मेरे से ज़्यादा दूसरों को आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
तो आप ये समझ लेना कि ये तो सारा मेरे को आता है। चाहे कोई भी भाषा हो, कुछ भी सब्जेक्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो तो सब चीज़ें इजी लगने लग जाएगी। और ये आपके जो लास्ट वाले 3 इकाई हैं, इसके लिए अगर आपके पास मैटर है तो ठीक है, नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं और पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को आप मैसेज कर देना मेरे नंबरों पे, और मैं नंबर आपको दे दूंगा। और जैसे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, किसी के भी किसी प्रकार के कॉन्टैक्ट नंबर, उसमें से आपको मैं PDF भेज दूंगा। उस PDF आप डाउनलोड कर लेना। 70-80 पेज की बुक है, गुजरात बोर्ड की है, किसी B.Ed कॉलेज की है, तो उसमें से आप पढ़ लेना। ये सारे के सारे आपको सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये साइंस मैथ वाले हैं, तो ये साइंस मैथ वाले अपना सिलेबस देख लेना। गणित है और विज्ञान है, दोनों के लिए है। और गणित विज्ञान का तो मैंने इतना देखा नहीं है कि सिलेबस लगभग 6ठी से लेकर 10वीं तक की बुकें हैं, उसके अंदर से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये मैथमेटिक्स, साइंस, ये इंग्लिश के अंदर आ गया इनका। SST के बारे में मेरे को थोड़ी जानकारी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, SST के अंदर आपके जो भी टॉपिक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, और 3 है। और बाद में राजस्थान का टॉपिक इसमें ज़्यादा है। और बीमा, बैंकिंग अभी जोड़ी है, जो कॉमर्स वालों को शामिल किया तो उनके लिए इकाई जोड़ दी गई है, बीमा और बैंकिंग। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, ये पहले भी था। एक लाइन यहाँ पर ये स्पष्ट लिखी हुई है कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्यपुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12 तक की पाठ्यपुस्तकें होगा। अर्थात ये जो भी आपका मैटर है, चाहे साइंस मैथ है, चाहे SST का तो मैं 100% कहता हूँ। साइंस मैथ का हो सकता है कोई टॉपिक इधर उधर हो, देखा नहीं। SST का क्या है, कहाँ से पढ़ना है, 6ठी से लेके 10वीं तक की किताबों के अंदर आपको ये टॉपिक हूब के हूब मिल जाएंगे, जैसे है वैसे हूबू के हूबू मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले 2 टॉपिक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट और सेकंड, तो ये आपको टॉपिक उसमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अगर साइको पढ़ोगे तो साइको में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान हिंदी ग्रंथागार की बुक आती है, और उसको आप पढ़ सकते हो। उस बुक के अंदर आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और अगर आप पुराने पेपर मिलाओगे और ये साइको पढ़ोगे तो उसमें हो जाएंगे, बाकी कोई गाइड में पढ़ोगे तो भी ये चीज़ें मिल जाएगी। दूसरी बात है कि ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी और जो राजस्थान का पोर्शन है, ये कहाँ से पढ़ें, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है। 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ोगे तो आपको सारे के सारे टॉपिक मिलेंगे। और अगर आप 6ठी से 10वीं तक की पढ़ो तो भी एक ही बात है, और 11वीं 12वीं 2 क्लासों की पढ़ो तो भी एक ही बात है। 11वीं 12वीं की बुक अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें विस्तार से मिलेगी, थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो सेम टू सेम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि ये मेरे को पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। और 6ठी से 10वीं तक पार्ट का नाम है, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, उसमें से आप सीधा सीधा वहाँ से लाइन है वो लाइन मिला के पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से अगर 11वीं 12वीं किताबें आप पढ़ लेते हो तो 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। 11वीं 12वीं के अंदर थोड़ा विस्तार से भी दिया हुआ है, और प्लस में ठीक है, उसमें आपको ये देखना है मेरे को छोड़ना कौन सा, वो आप टॉपिक छोड़ सकते हो। जबकि 6ठी से 10वीं तक की थोड़े से अच्छे से पढ़ लोगे तो वहाँ से भी हो जाएगा आपका सेम टू सेम चीज़ें, थोड़ा सा उसमें विस्तार दिया तो समझने में अच्छा रहेगा। बाकी फैक्ट तो वही है, वहीं से उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 6ठी से 10वीं तक की किताबें पढ़ते। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। जो मेरे को जानकारी थी रीट के बारे में वो मैंने आपको दी, और सब अपनी अपनी तैयारी में लगे रहें। और किसी प्रकार की कोई मेरे से हेल्प हो सकती है तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।